नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने लेसन 8 को कवर किया था और इस वीडियो में हम लेसन 9 को कवर करेंगे, गुप्त साम्राज्य। इसकी पृष्ठभूमि है 34वीं सदी ईसा के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं आया और यद्यपि कुषाण एवं शासकों का शासन 34 सदी ईसा तक जारी रहा था, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन 33 सदी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त, नाग, आबिर, इच्छावुक तथा गणतंत्रों में अर्जुनायन, मालव और योद्धे, लिच्छवी आदि शामिल थे। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा था, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं और गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे थे और कुषाणों से प्राप्त सैन्य, तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत। गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत है विशाखदत्त के नाटक देवचंद्र गुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसी देवचंद्र गुप्त से गुप्त शासक के बारे में, गुप्त शासक रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देवी चंद्रम गुप्तम से पता चलता है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं तथा शूद्रक कृत, मृच्छकटिकम और वात्स्यायन कृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहासों का ज्ञान होता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त के भीतरी शतमलेख से हुण आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी होती है कि उसे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक तथा रुपये तथा तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन श्रवण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है और मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर और बुमरा का शिव मंदिर और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर और आदि विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है, गुप्त स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियां, चैत्य ग्रह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी भी मिलती है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण है। इस काल के प्रमुख विदेशी यात्री फाहियान यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। इसे मध्य देश का वर्णन किया गया है, जो हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। वैनसोंग, इसमें कुमारगुप्त प्रथम, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया गया है और इसके विवरण से ही यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास क्या था? गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है और 2 मुहर हैं, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्त से अंकित है से प्रतीत होता है कि श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने ही इस वंश की स्थापना
की थी। गुप्त काल के प्रमुख शासक है सबसे पहले श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी और महाराज सामंतों की उपाधि होती थी और जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। इति सिंह के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के खर्चे के लिए 24 ग्राम दान में दिया था, 24 ग्राम दान में दिए थे। और श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना था। और स्कंद के सूफिया के लेख में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ है। नेक्स्ट है गुप्त संवत है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है और यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा था। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत 319 और शक संवत 78 ईसा। चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 350 तक घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था जो राजवंश का शक्तिशाली शासक था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके राजाभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया था। और चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई थी। इसकी पुष्टि 2 प्रमाणों से होती है। श्रवण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमारी देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार और रानी प्रकार विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार विवाह प्रकार आदि है। और दूसरा प्रमाण समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख है जिसमें उसे लिच्छवी द्वैतर कहा गया है। नेक्स्ट है लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और राजकुमारी और कुमारी देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर लिच्छवी या लिच्छवी उत्कीर्ण हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है और फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 320 ईस्वी में किया गया। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त अब 350 से 375 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। उसने आर्यावर्त व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और इन विजयों के कारण इतिहासकार वेसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग परिस्थिति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है तथा श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बतलाया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। और इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। सबसे पहले अशोक, फिर समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर। प्रयाग परिस्थिति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। प्रयाग परिस्थिति है जो इसमें भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। एरण तथा गया ताम्रफलक और नालंदा ताम्रफलक। मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरण से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी माना गया है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम
दत्त देवी अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला भी कहा गया। हालांकि प्रयाग प्रस्तुति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है, अश्वमेध का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की मुद्राएं। समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। पहला प्रकार गरुड़। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती है और इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों योद्धाओं को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासन आसीन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द अंकित है। धनुर्धारी। इसके पृष्ठभाग पर सिंहवानी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरत अंकित है। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है परशु प्रकार। इसमें राजा परशु धारण किए हुए है तथा उसकी उपाधि कृतांत या परशु अंकित है। अश्वमेध प्रकार है। इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए हैं। अश्वमेध यज्ञों का प्रमाण है और इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र और मुद्रा लेखन राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वलोक की विजय करता है और ये भी अश्वमेध में उत्कीर्ण है। व्याघ्र हनन प्रकार और इनमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आकेट करते हुए दिखाया गया है और पृष्ठभाग पर गंगा घाटी के विजय के रूप में मकरवाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणावादन। इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था और राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई थी। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय अभियान दक्षिणापथ की विजय 8 राज्यों की विजय और उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया है और इस अभियान के दौरान उसने अच्युत नागसेन तथा कोतकुलज शासकों को भी हराया था। दक्षिणापथ के राज्यों में कुल 12 राज्य थे। कौशल, महाकांतर, कोराल और किष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची और अवमुक्त, वेंगी और पालकय, देवराष्ट्र और कुशतलपुर। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। प्रथम ग्रहण, द्वितीय मोक्ष थी और शत्रु को, और तृतीय अनुग्रह जो शत्रु को उसका राज्य लौटाना था। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा था जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया और आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की थी। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में राजा थे रुद्रदेव, मतिल और नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन और अच्युत नंदी बलवर्मा। समुद्रगुप्त ने 8 राज्य को अपना सेवक बनाया और फ्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे जिसमें समतट, डवाक, कामरूप और कर्तव्यपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राजाओं से भी संबंध स्थापित किए थे जिसमें शामिल है देवपुत्रासा, ईसाहानु, शाही, शक और मुरुंड, सील आदि। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की विजय नीतियाँ। राज्य पर्शवोद्धरण की नीति। मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है सरवकरदाना ज्ञाकरण की नीति। यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारिकीकृत नीति। 8 राज्यों को
सेवक बनाने की नीति थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए थे। कन्यापन विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति थी। अश्वमेध यज्ञ अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि की थी। नोट है, गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था और उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान भी की गई और समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधि धारण की जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। उसके प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था और समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी और जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ था। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। विशाखदत्त द्वारा रचित देवचंद्र गुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था और वह स्को से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुवदेवी देने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था और उसने स्को को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया था और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है और जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है और उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया है। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। नेक्स्ट है, वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी तट मिल गया जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था और इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ था। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। संभवतः स्को पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुश्रियाँ उसे स्कारी स्को का विजेता के रूप में स्मरण करती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्को पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। अन्य नाम एवं उपाधियां हैं। अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री। उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि, ये सब उपाधियां हैं। कला एवं साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण युद्धों के कारण नहीं बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी और शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट और घटाकर पर वराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फानियान भारत आया था। 399 ईस्वी से 1414 तक रहा था। फानियान का यात्रा विवरण। फानियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। वह ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्र मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा था। और उसके वर्णन इस प्रकार है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे। लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे तथा मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फानियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की और सनकिसा तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी। और चीनी ग्रंथों में भारत को यिंतु कहा गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन और शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्रकारदेव बौद्ध अनुयायी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण के चरमोत्कर्ष का काल था। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक है द्रौपदेवी का पुत्र गोविंदपुत्र था। यह एक विवादास्पद विषय है और कुमारगुप्त के बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडाभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख एक प्रस्तुति के रूप में है और जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। नेक्स्ट है सिक्के। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ है और गुप्त काल ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई है। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों से यह पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट उपाधियाँ। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र, अश्वमेध आदि उपाधियाँ धारण की थी और इनकी अन्य विशेषताएं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नेक्स्ट है
स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था गुप्त हुआ था और भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? म्लेच्छ कहा गया है। हूण है, हूण राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था और जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ था और तोरमान और मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए थे। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। और नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था और उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। नोट है, विश्वामित्र वैश्य पुष्यमित्र वैश्य और तुषासप एवं सुविशाख ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं। वैंगसोंग ने नालंदा संगाराम को बनवाने वाले शासकों में शुक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है और जिसमें स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संगाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए हैं और स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सोंग के दरबार में एक राजपूत भेजा था। नेक्स्ट है, अन्य शासक। स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और बालीदित्य, कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त, भानुगुप्त, वन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए हैं। और बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान में दिया था। नरसिंहगुप्त ने हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था और भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था और गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें वल्लभी के मैत्र, कन्नौज के मोखरी तथा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश आदि प्रमुख थे। गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी और गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है। राजा पहले, जिसे सम्राट भी कहते हैं, और गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई, जैसे महाराजा धीराज और परम बटारक आदि। राजा का यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में राजा की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से जनता को सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अंततः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था। इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, लेकिन जेठाधिकार जैसे तत्व कम ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद और दूसरे अधिकारीगण। कामदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि कुमारामात्य आधुनिक IAS वर्ग के पदाधिकारियों की भांति थे।
कुमारा मात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी करते थे। गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग, अधिकारी हैं और विभाग है। महाबलाधिकृत ये सेनापति थे और महादंड नायक ये न्यायाधीश थे और संधि विग्रहिक ये युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था और दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी वो होता था और विनय सिद्धि स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी और भंडागाराधिकृत ये राजकोष का अधिकारी होता था और महाशक्स पटलिक ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। हरिसेन, वीरसेन और शिखर स्वामी और पृथ्वीसेन और प्रणदत्त एवं चक्रपालित और गुप्तकाल के प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट, गुप्तकाल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण करता था। इसी काल में पद वंशानुगत भी होने लगे थे क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां ऊंचे पदों को धारण करती थी। इसकी जानकारी कर्मदंडाभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है प्रांत, जिला और स्थानीय ग्राम शासन। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुगतियों में विभाजित किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुगतियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पुंड्रवर्धन भुगति था और जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। प्रांत या भुगति को पुणे जिलों में बांटा गया था और जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी, इसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इस परिषद में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? नगर श्रेष्ठी थी जो पूंजीगत वर्ग का नेता होता था और सार्थवाह था जो विषय के व्यापारियों का नेता था। प्रथम कुलिक था जो कारीगर समुदाय का प्रमुख था और प्रथम कायस्थ था जो लिपिकों का प्रधान होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना था और निर्माण कार्य करना तथा राजस्व एकत्रित करना था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता। ग्राम सभा को भारत में तो पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या महत्तर होता था। उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय, भूमि, श्रेणी और कुल। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकार राजा के पास था। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया और इसका प्रमुख कारण था भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी का आना। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली को भी सीमित जानकारी मिलती है और मचकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था और जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, पदाति, रथारोही और अश्वारोही तथा गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरीक, दशापराधिक और चौरोदय, रणिक, दंडपाशिक और अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे। और गुप्तचर कर्मचारियों को दूत तथा पुलिस कर्मचारियों को भट्ट या भाट कहा जाता था।
नेक्स्ट है रण भांडागारिक रसद की व्यवस्था करता था और राजस्व के स्रोत गुप्त काल में भू राजस्व से प्राप्त आय आमदनी का मुख्य स्रोत सामर्थ्य भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी होता था और इसलिए कालिदास ने सम्राट को स्टामांस वृत्ति कहा है। नेक्स्ट है प्रमुख कर। ये कर है और ये किस विषय में थे। भाग भूमि उपज का 1/6 भाग। भोग राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर, और वे दैनिक वस्तु क्या थी, फल फूल सब्जी आदि थी। उद्रंग स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। और भूतावात प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर, और शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। कर की दर 1/4 से 1/6 के बीच होती थी। किसान निर्णय तथा में दोनों रूप में भूमि की अदायगी कर सकते थे। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भूमि कर का भोग का उल्लेख तो मनुस्मृति में और भेंट नामक जो कर है वो हर्षचरित में मिलता है। भूमि कर से जुड़े अधिकारी ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह अधिकारी और महाक्ष, पटलिक एवं कर्णिक ये आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी, और शिल्किक सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी, और न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, और इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण नियंत्रण होता था। ऐसी भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, और स्त्रीय वर्ण का मुख्य कार्य क्षेत्र रक्षा तथा सैनिक सेवा थी। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यवसाय था, और वाणिज्य एवं व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में भी गिरावट आई थी। चारों वर्ण शूद्र था, चौथा वर्ण शूद्र था, और गुप्त सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। नेक्स्ट है फानियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था और इन्हें अंत्यज तथा चंडाल कहा गया है। वेंगसोंग ने शूद्रों को खेतिहर वर्ग के रूप में उल्लेखित किया गया, और इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया था। नेक्स्ट है चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। मछली मारना, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग ही करते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कार्यस्थों का उदय हुआ। कार्यस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्ण भेद कायम था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वो वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था। स्त्रियों की क्या स्थिति थी। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई थी, और इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना और पर्दा प्रथा या सती प्रथा का प्रचलन आदि था। और इस काल में देवदसी प्रथा का भी प्रचलन था। और कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में
देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्याय और आचार्य शब्द आए हैं। और कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। नेक्स्ट है दासों की स्थिति। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया था, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत करता है। भूमिदान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी थी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। कृषि है। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। और बृहत संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवृतन और कुलायावाप, द्रोणवाप, आडवाप भूमि माप का पैमाना। नेक्स्ट है भूमि के प्रमुख प्रकार। क्षेत्र है। खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी उन्हें खिल भूमि, और अप्रहत बिना जोती गई जंगली भूमि, और गोचर पशुओं के चारा योग्य भूमि। नेक्स्ट है सिंचाई का प्रबंध राज्य करता था। और सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं व्यापार। वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। इस काल में मिट्टी के बर्तन एवं मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ है। महरौली का लौह स्तंभ और गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। और इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियां, सातवां, प्रथम कुलिकों आदि की मुहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। और मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है वाणिज्यिक निकायों को उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन। श्रेष्ठी कुलिक निगम, श्रेष्ठियों, शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ। पुग है विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। और नेक्स्ट है श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। और निगम है व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था और इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। उन्हें निगम कहते थे। और इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ताम्रलिप्ति पूर्व भारत का, जबकि भृगुकच्छ पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। और इसके अतिरिक्त चोल और घंटसाला और कदूरा भी प्रमुख बंदरगाह थे। इस काल में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। नेक्स्ट है मुद्राएं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुप्त शासकों ने अभिलेखों में क्या कहा गया? मुद्रा को दिनार। और सिक्कों, सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्कोप पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे।
फानियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का गुप्त प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे और गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना से मिले हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राज के चिन्ह बनाया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। और नेक्स्ट है, इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती है। और इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है, मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे। अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ था। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बौद्ध स्तूपों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड्दर्शन के रूप में स्थापित हो गए थे। ये दर्शन है दर्शन और प्रवर्तक। दक्षिण और प्रवर्तक है सांख्य, कपिल और न्याय। इसका प्रवर्तक अक्षपाद, गौतमते और गौतम और योग का पतंजलि और वैशेषिक का कणादिया उल्लक और पूर्व मीमांसा का जैमीय प्रमुख आचार्य सबर स्वामी और उत्तर मीमांसा या वेदांत का वादरायण प्रमुख आचार्य गौणपाद। नेक्स्ट है गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। गुप्तकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नगनता का लोप, धर्मकला के अनुगामी के रूप में और पाषाण का अत्यधिक उपयोग। स्थापत्य कला। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन में ब्राह्मण मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर ये सब महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी मंदिर है और इसमें विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति, विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। नेक्स्ट है मूर्तिकला एवं चित्रकला। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु की मानवाकार प्रतिमाएं बनी और बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिसमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप इसी काल की देन है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर है एक तरफ स्थान है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में, भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में, नचना कोठारा का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में और भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी में। नेक्स्ट है गुप्तकाल के चित्रों के अवशेष को बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है और अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16-17 एवं गुप्तकालीन है और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध स्तव पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक है। किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तव पद्मपाणि
का चित्र। नेक्स्ट है गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति एक तो गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई है। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा जय सिद्धांत दिया था। और वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध किया था। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए थे। किसने दिए थे? ये ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। नेक्स्ट है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है और उन्हें शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। नागार्जुन ने किसकी रचना की? वाघभट्ट ने किसकी की? अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद की रचना की थी। वराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने को मिलता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए और गुप्त काल में नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना की गई थी। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।